गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति। तो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो जैसलमेर से वापस आए हैं। तो जैसलमेर में वो क्या करने गए थे, वहाँ पर एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति चल रही थी जो कि कंक्लूड की गई है। तो ये एक वीक लॉन्ग एक्सरसाइज थी जो कि इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी, ताकि आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाना, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करना, मतलब कि एयर, लैंड ऑपरेशंस, फिर जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये आपस में जो है कोऑर्डिनेशन करके जो है एक्सरसाइज की गई है इंडियन आर्मी द्वारा। तो इसको कंडक्ट किसने करवाया था इस एक्सरसाइज को? सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी जो है उसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो इसमें आपके एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया गया, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स का, ड्रोन्स का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो रही हैं? क्योंकि अब जो आपकी वॉर है वो सिर्फ बॉर्डर पर वॉर नहीं रह गई है, अब आपकी साइबर वॉर भी आ गया है। अब आने वाले टाइम में तो स्पेस वॉर भी आ जाएगा। फिर जो है आपका ये ड्रोन के ऑपरेशंस जो आपके पता है आपको कि पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्मी को न्यू टाइप्स ऑफ वॉर, जो ये एमर्जिंग वॉरफेयर है, ये सीखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तभी जो ये दक्षिण शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो है ये सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है B11529। तो एक बहुत ही बुरी खबर है कि कोरोना वायरस का एक और न्यू वेरिएंट आ गया है, B11529। और कहा जा रहा है कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, इसका जो आपने देखा होगा कि इसके तीखे से जो आपके वो स्पाइक प्रोटीन दिखता है, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुकी हैं और ये उसी से एमर्ज हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमारी जो वैक्सीन्स हैं, खासकर जो mRNA आपकी जो ये फाइज़र और मॉडर्ना है, ये तो खासकर टारगेट ही स्पाइक प्रोटीन को करती हैं। तो इवन जो हमारी कोविशील्ड है वो भी स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। तो उस अगर स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाएंगे तो ये वैक्सीन की एफिकेसी के ऊपर भी सवाल आ जाएगा कि वैक्सीन तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इस वायरस के म्यूटेशन को। तो इस केस में इस एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली होगी, क्योंकि कोवैक्सीन क्या है, कोवैक्सीन जो है वो इसी कोविड-19 का एक इनएक्टिवेटेड या फिर डेड फॉर्म ऑफ वायरस है। ठीक है, तो उनको जो है आप देख रहे होंगे कि ना डेल्टा वेरिएंट के ऊपर, डेल्टा वेरिएंट में भी बहुत ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन की म्यूटेशंस थी। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट के ऊपर जो है सबसे अच्छी एफिकेसी जो है वो आपकी कोवैक्सीन की देखने को मिली है, क्योंकि कोवैक्सीन एक पूरा वायरस को ही जो है वो अकोमोडेट करके बैठी हुई है। ठीक है, पूरी वायरस जो है उसने उसने उसी वैक्सीन में यूज़ किया गया है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब ये कोविड-19 का जो ये आपका न्यू वेरिएंट आया है, इसमें जो है स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी, चाहे वैक्सीन मिल गई हो, लेकिन बॉडी हमारी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको तो स्पाइक प्रोटीन की एक पर्टिकुलर फॉर्म पता है, जो हमने वैक्सीन से बताई है उसे। तो उसकी वजह से क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अभी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या ये बहुत ट्रांसमिसिबल है या वेरिएंट है, मतलब लीदल है या नहीं है पिछले वेरिएंट से। तो अभी इस पर रिसर्च चल ही रही है। अब ये आया कहाँ से है? तो कुछ एक आपके रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो HIV या एड्स के पेशेंट हैं साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा HIV के पेशेंट्स हैं। तो HIV के जो पेशेंट हैं वो क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उनमें से किसी एक पेशेंट को हुआ और उसकी वजह से ये एक न्यू वेरिएंट जो है वो बनकर पनप कर निकला है। ठीक है, जो आपका बीटा वेरिएंट था, जो इससे पिछला आपका साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था जिसका नाम बीटा वेरिएंट रखा गया था, वो भी एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से ही निकला था। ठीक है, तो ये बीटा वेरिएंट के जैसा ही हो सकता है कि शायद ये B11529 भी हो। ठीक है, अब ये कितना वाइड स्प्रेड है? अभी 100 केसेस जो हैं साउथ अफ्रीका में इसके देखने को मिले हैं। बोट्सवाना में भी 4 केसेस देखने को मिले हैं। इवन एक ट्रैवलर साउथ अफ्रीका से हांगकांग गया था, उसमें भी ये वेरिएंट देखने को मिला है। तो अब क्या होगा? अब WHO ने एक मीटिंग बुलाई है। WHO एक मीटिंग करेगा जो है, और उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो जाता है, जैसे आपका डेल्टा वेरिएंट है, तो इसके ऊपर जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाएगा,
वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये एक वेरिएंट निकला था। जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है तब एक एक्शन लेना पड़ता है डब्ल्यू को, तब डब्ल्यू सारी कंट्रीज़ को बोलता है कि आप ऐसे ऐसे एक्शंस लो या रिकमेंडेशंस देता है, ठीक है। मतलब वो उसको ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, ठीक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो हो सकते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हाँ एक सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब कि ये आपकी पूरी एक डायनामिक को चेंज कर देगा जो आपकी आपकी फाइट हो रही है पैंडेमिक से। तो अगर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया गया या इवन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी बना दिया गया तो इसका नाम जो है वो एन यू हो जाएगा। मतलब ग्रीक लेटर है एन यू, न्यू, तो इसका नाम न्यू वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। एन ई डब्ल्यू वाला न्यू नहीं, एन यू वाला, ठीक है। तो न्यू वेरिएंट इसका नाम हो जाएगा, जैसे आपका डेल्टा वेरिएंट था वैसे इसका नाम न्यू वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्वदेश। तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट स्वदेश चलाया है। तो प्रोजेक्ट स्वदेश क्या है, आपके जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन है उन सब की न्यूरो इमेजिंग का पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया गया है। अब इसमें न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा और एनालिटिक्स इकट्ठे किए गए हैं ताकि जो आपके रिसर्चर्स हैं उनको ये डेटा उपलब्ध कराया जा सके ताकि वो जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च सही से कर सकें, ठीक है। अब इसमें 6 तरह के मॉड्यूल्स का डेटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है। जैसे कि आपका न्यूरो डिजनरेटिव, ये एडी क्या है, एल्जाइमर्स डिसीज़, तो एल्जाइमर्स डिसीज़, फिर पार्किंसंस डिसीज़, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डेटा, स्कीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट, ऑटिज्म और एपिलेप्सी, और इवन कोविड रिलेटेड भी अगर कुछ मेंटल या आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उनका भी डेटा इकट्ठा किया गया ताकि जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको इसका एक्सेस मिल सके और वो इसके ऊपर जो है वो वर्क कर सके, ठीक है। तो डीबीटी जो है आपको पता ही है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया में करने में हेल्प करता है और उसको प्रमोट करता है। अब ये एनबीआरसी जो आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ये अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो कि न्यूरो साइंस रिसर्च और एजुकेशन पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रिवर सिटीज़ अलायंस। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति ने जो है उन्होंने रिवर सिटीज़ अलायंस को जो है वो लॉन्च किया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आइडियाज़ डिस्कस किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी कि कैसे जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका आइडिया या फिर जो ये अलायंस है ये किसने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके 3 तरह के आपके ब्रॉड थीम्स हैं जो कि जैसे जो है नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो इसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी और ये रिवर सिटीज़ अलायंस जो है इसी के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाला है। तो इसका जो सेक्रेटरीट भी बना दिया गया है कि जहाँ पर डिस्कशंस की जाएंगी सारी जो है आपकी सिटीज़ या फिर जो आपके अभी इसमें कुछ सिटीज़ सिलेक्ट की गई हैं जैसे ये नीचे नाम दिए हुए हैं। आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स जैसे ये डेवलप होगा और रिवर सिटीज़ अलायंस इसमें और सिटीज़ भी ऐड की जाएंगी। तो इसका सेक्रेटरीट बना दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स में ही इसका सेक्रेटरीट होगा और एनएमसीजी क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो इसको सपोर्ट देगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि अर्बन रिवर्स को हम कैसे सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर अब जितने भी आप आइडियाज़ दे सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, वो इसी रिवर सिटीज़ अलायंस में किया जाएगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, जो आपका नेशनल गंगा काउंसिल है जिसको 2016 में बनाया गया था, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है। मतलब कि ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ही जो है वो एक्चुअल में जो आपका क्लीन गंगा या निर्मल गंगा का जो आपका प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2011 में इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम पे बनाया गया था। इसमें 2 टियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, एक तो गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। तो अब जो है पूरे की पूरे जो आपकी गंगा वाली जो है आपका बेसिन की और आपके जो है रीजन में पोल्यूशन को कंट्रोल करना और रिवर को कैसे रिजुविनेट करना है, ये सारा जो है काम ये आपका एनएमसीजी या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ही देखता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हारकट बटलर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हारकट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है कानपुर में उनको उनकी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस क्या होती है, मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसको जो है वो एड्रेस किया है। तो ये यूनिवर्सिटी एक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कानपुर में और ये सर स्पेंसर हारकट बटलर के नाम पर जो है रखा गया इसका नाम, जो कि उस टाइम पर गवर्नर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो ये इसके जो प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी के उसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है इस यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है। अब हारकट बटलर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे
जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बर्मा में। उसके बाद ये जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस से पहले मतलब आपका आगरा और अवध वाले जो रीजन थे वहाँ पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। और उसके बाद जब यूनाइटेड प्रोविंसेस बना सबसे पहली बार, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट गवर्नर भी ये बने 1921 से 1922 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंटरपोल। तो इंटरपोल ने जो है डिसाइड किया है कि सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर है प्रवीण सिन्हा जी, उनको एक डेलीगेट के रूप में जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी में जगह दी जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी भी देखेंगे और पहले देखते हैं कि इंटरपोल क्या है। ठीक है, तो इंटरपोल जो है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1923 में बनाई गई थी। और ये क्रॉस बॉर्डर पुलिस कोऑपरेशन के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसके 184 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, कभी कभी न्यू ऐड होते रहते हैं, कभी जो है वो बढ़ते ही रहते हैं नंबर इसके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन में। ठीक है, तो लियोन क्या है, वहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बता देते हैं कि वो कलिनरी कैपिटल भी है फ्रांस की। कलिनरी कैपिटल कैसे कह सकते हैं? कलिनरी कैपिटल का मतलब होता है वहाँ पर फ्रांस की जो सबसे अच्छा खाना होता है वहाँ पर ही अवेलेबल है, लियोन में ही। ठीक है, तो इसलिए एक फन फैक्ट है, इससे इंटरपोल से रिलेटेड कुछ नहीं है ये, बस आपको एक बता रहा हूँ कि कलिनरी कैपिटल है वो, मतलब कि सबसे अच्छा खाना फ्रांस का लियोन में ही मिलता है। हर तरह का फूड जो फ्रांस का है बेसिक, वो आपको लियोन में देखने को मिलेगा। तो लियोन जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। 1923 में इसको बनाया गया था, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के लिए जो है इसको बनाया गया था। अब कुछ कंट्रीज जिनमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है वहाँ पर भी जो है इंटरपोल ऑपरेट करता है। ठीक है, तो समझ लो कि जैसे पाकिस्तान और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, ये तो रियलिटी है। लेकिन कोई इजरायली जो है वो कुछ क्राइम करके अगर पाकिस्तान में चला गया है, तो अब पाकिस्तान और इसराइल कैसे डील करेंगे इस क्राइम से? ठीक है, तो इंटरपोल की मदद ली जाती है इसमें। इंटरपोल ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल जो है वो पाकिस्तान जाएगा और उसको अरेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिन कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है वहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन फैसिलिटेट करने के लिए इंटरपोल काम आता है। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के स्पिरिट में ये काम करता है, लेकिन याद रखो कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल कैरेक्टर जो है उसका ये उसमें उसके कंटेक्स्ट में ये कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को आप अरेस्ट करने भेज दोगे कि इंटरपोल का यूज़ करके आप किसी मिलिट्री या रिलीजियस या रेशियल कोई आप क्राइम का जो है वो आप इंटरवेंशन के लिए आप इंटरपोल का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हर कंट्री क्या करती है, हर कंट्री जो भी इंटरपोल के मेंबर स्टेट है उसको अपनी कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बनाना पड़ता है, उसी के थ्रू जो है इंटरपोल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, जैसे इंडिया में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा, फिर बाकी आप समझ लो चाइना में होगा, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर भी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा उसके थ्रू ही इंटरपोल जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है। अब ये एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है इंटरपोल की, जिसमें जो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं जो वो डेलीगेट बने हैं, तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें 13 मेंबर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जिसमें कि प्रेसिडेंट भी होते हैं इंटरपोल के, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं और 9 डेलीगेट्स होते हैं। तो 9 डेलीगेट्स में से एक डेलीगेट जो है अब ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बने हैं। अब ये क्या करती है, बेसिक जो आपका इंटरपोल की जनरल असेंबली के डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है इंटरपोल का वो भी यही देखती है। ठीक है, साल में 3 बार मिलते हैं ये, और जो है पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ओपेक प्लस। सो चाइना जो है, अभी हमने देखा था ना कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जब हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक तो हमने ये देखा था कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, जो कि अब अगले साल इलेक्शन फेस करने लगे हैं, तो उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आपका ऑयल प्राइसेस जो है उसको आप डील कम करने में बहुत असफल रहे हो। तो जो बाइडन जो है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से कुछ जो है वो ऑयल को है वो मार्केट में निकालेंगे, ताकि जो है ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। तो ऐसा ही उन्होंने इंडिया को भी कहा था, चाइना को भी कहा था, साउथ कोरिया को भी कहा था, जापान को भी कहा था, यूके को भी कहा था, मतलब ओईसीडी की बहुत सारी मेंबर कंट्रीज को भी और कहा था। तो इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया, इंडिया ने कहा कि हम 5 मिलियन जो है बैरल्स निकालेंगे अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से। यूके ने बोला कि हम 1.5 मिलियन निकालेंगे। ऐसे ऐसे सारी कंट्रीज़ ने अनाउंस किया, लेकिन चाइना जो है
उसने अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है और उस ये भी नहीं बोला है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो चाइना जो है वो इस एक तरह से ग्लोबल कोऑर्डिनेशन में नॉन कमिटल होकर सामने आया है, ठीक है। अब इसमें ओपेक प्रोड्यूसर्स का भी रोल कहाँ से आ जाता है? अब ये जो पूरा गेम चल रहा है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से आप अपना ऑयल निकाल के मार्केट में डालो, तो इसको क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी क्या है कि सप्लाई कम आ रही है, ठीक है, जानबूझ के ओपेक कंट्रीज जो है वो, ओपेक कंट्रीज कौन सी हैं? जो ऑयल पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो जानबूझकर मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम रख रही हैं, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइजेज इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अभी यही सिचुएशन चल रही है। तो यही यूएस ने इसका तोड़ ये निकाला था कि हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से अपने ऑयल निकाल देते हैं, मार्केट में डाल देंगे, जब सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन चाइना इसमें एक तरह से स्पॉइल स्पोर्ट बन के आ गया है, ठीक है। तो उसने इसमें अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दी है। तो अब ओपेक जो है उसको भी एक खतरा लग रहा है कि अगर ये अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से ऑयल निकालने लगे तो प्राइस तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, फिर हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस हाई रखना, ताकि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को रिक्यूपरेट कर पाएँ या फिर हम उसको रिकवर कर पाएँ, तो वो तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ओपेक के प्रोड्यूसर जो हैं उन्होंने अपनी टैक्टिक्स में कुछ चेंज करने को जो है वो सोचा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा था कि हम और ऑयल की और ज़्यादा सप्लाई कट कर देंगे, अभी जितनी कर रहे हैं उससे कट कर देंगे, ताकि जो ये यूएस और ये इंडिया वगैरह हमारे साथ जो है सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम काउंटर करने के लिए और कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ओपेक प्लस कंट्रीज ने बोला है कि जो है 4 लाख बैरल्स पर डे, जो अभी अभी सितंबर में क्या हुआ था, अभी हमने डिस्कशन भी किया था इसको प्रीलिम्स के बूस्टर के उसमें ही, कि अगस्त सितंबर में क्या हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी सप्लाई को कट किया हुआ था। तो जितनी ये इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस, ये प्रेशर डाल रहे थे इनके ऊपर कि आप अपनी सप्लाई को बढ़ाओ वरना तो प्राइजेस तो बहुत हाई रहेंगे। तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने कहा था कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम सितंबर 2021 से, ठीक है, तो ये सितंबर 2021 से हर महीने 4 लाख बैरल्स जो है वो ऑयल की सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर चुके थे, ठीक है। तो मतलब कि हर महीने, जैसे सितंबर में वो, अगर जैसे पहले अगस्त में 10 लाख बैरल आता था, तो उन्होंने कहा कि हम सितंबर से 14 लाख बैरल कर देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स 10 लाख तो नहीं था, बहुत ज़्यादा था। चलो आप 1 करोड़ ले लो या 100 करोड़ ले लो, चलो ठीक है। तो 100 करोड़ अगर बैरल अगर आता था, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि हम 4 लाख बैरल बढ़ाते रहेंगे हर महीने। तो अगले अगले वीक जो है, अगले महीने जो है वो आपके 4 लाख बैरल बढ़ गया, फिर उससे अगले महीने 4 लाख बैरल बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि सप्लाई जब बढ़ेगी तो आपका प्राइस धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाय द नेक्स्ट ईयर, जो आपका सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक का पीरियड था, उसमें प्राइजेस स्टेबलाइज होने के चांसेस बढ़ रहे थे, ठीक है, तो अगर करंट सप्लाई और करंट डिमांड रहे तो। लेकिन अब क्या किया, यूएस ने अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ओपन कर दिया। तो अब ओपेक को लग रहा है कि उन्होंने ये डील को ब्रीच किया है, कि हम तो अपनी तरफ से बढ़ाने लगे थे, हम तो अब हर महीने बढ़ाने को कह रहे थे, लेकिन यूएस को जल्दी मची हुई है क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है। तो अगर वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा तो हम अपनी सप्लाई यहाँ से कम कर देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ से 4 लाख, अगर यूएस ने, समझ लो, या हम, चाइना, इंडिया और यूएस, इन तीनों ने मिलकर अपने 4 लाख जो है बैरल ऑफ ऑयल निकाल दिया मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए, तो अगर ये ओपेक प्लस ने अपने वो 4 लाख जो है वो कम कर दिया, तो फिर क्या हो गया, सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन। मतलब उतनी जितनी थी, मतलब जितनी जो है सप्लाई तो उतनी रह जाएगी, क्योंकि 4 लाख अगर यहाँ से आया और उन्होंने 4 लाख कट कर दिया, तो सप्लाई तो उतनी रह जाएगी, तो डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइजेस फिर वही रहेंगे। तो ओपेक प्लस जो है वो कह रहा है कि हम जो ये 4 लाख एक तरह से धमकी दे रहे हैं ये यूएस वगैरह को या इंडिया वगैरह को, कि अगर आप ऐसा करोगे, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का यूज़ करोगे, तो हम अपनी जो है ये 4 लाख बैरल्स पर जो है हमने मंथ बढ़ानी थी, उसकी सब हम आउटपुट को रोक देंगे, ठीक है। तो ये ओपेक एक तरह से धमकी दे रहा है, ओपेक प्लस रादर। तो ओपेक पहले देखते हैं क्या है, फिर ओपेक प्लस भी देखते हैं, ठीक है। तो ओपेक जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ये एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था 1960 में। इसके इनिशियल मेंबर्स ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थे, ठीक है। तो अब इसको कंफ्यूज मत होना कि ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ ही इसके मेंबर्स हैं, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मोस्ट बेसिकली वो इसकी मेंबर हैं। और
जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो इसमें ये ओपेक को क्यों बनाया गया था, ताकि जो है पेट्रोलियम पॉलिसीज़ या पेट्रोलियम की जो आपके है सप्लाई, जो भी आपकी पॉलिसी होती है पेट्रोलियम से रिलेटेड, वो ये इकट्ठे मिलकर एक तरह से कार्टल बनाकर ले सकें, ये पॉलिसीज़ जो है डिसाइड कर सकें। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस एक बॉडी है जो कि ओपेक प्लस है, ठीक है, मतलब ओपेक प्लस कुछ और कंट्रीज। तो ओपेक की कंट्रीज प्लस कुछ और कंट्रीज कौन सी इंक्लूड हो जाती हैं इसमें? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, और ये बहुत सारी कजाकिस्तान, मलेशिया, इवन रशिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये भी ऑयल सप्लायर्स हैं। तो अब ओपेक प्लस जो है जब ये सारी कंप्लीट हो जाती है तो मोस्टली सारी जितनी भी आपके ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो ओपेक प्लस में ही आ जाती हैं। तो यही डिसाइड करते हैं कि कितना जो है ऑयल मार्केट में आएगा। अगर ये ज़्यादा डिसाइड कर देते हैं कि ज़्यादा मार्केट हम ऑयल देने लगेंगे तो ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं। अगर जो है ऑयल जो है वो कम देने लगते हैं तो ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही सिचुएशन चल रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है बस, ठीक है। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ओपेक कंट्रीज या ओपेक प्लस कंट्रीज ये कह रही हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी अपनी, जो हमारी इकोनॉमी तो पूरी ऑयल डिपेंडेंट है, तो हमें इसके ऊपर इसको जो है वो रिकवर करना है, तो आप हमें रिकवर करने दो, क्योंकि हम भी आपकी बात मानते हैं। जब आपकी इकोनॉमी को रिकवर करना होता है तो हम भी अपने जो है सप्लाई बढ़ा देते हैं, ताकि आपकी जो है वो प्राइसेस कम हो जाएं और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी रिकवर कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने जब वो कोऑपरेट करते हैं तो इस टाइम हमारा कोऑपरेट करने का टाइम आया, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is exercise Dakshin Shakti. So recently, the Chief of Army Staff has concluded his 2-day visit to an exercise location in Jaisalmer. So the exercise Dakshin Shakti, which was a week-long exercise, was being conducted at this location, and this exercise was being conducted by the Southern Command of Indian Army. So what is the objective of this exercise Dakshin Shakti? So as you know that the conventional warfare is ever changing. There are new dynamics into the new form and new forms of warfare, that is the cyber warfare, that even the new paradigms of space warfare are emerging, and new technologies like artificial intelligence and drones, UAVs. So all these are emerging as new threats. So our Indian army or our defense forces cannot remain behind in these developments. Okay, so this is basically an initiative. This Dikshin Shakti is an initiative of Southern Command of Indian Army, whereby they are imparting training to their personnel in multi-domain operations. Like you can see this artificial training, intelligence, drone operations, advanced light helicopters, as well as intelligence gathering and all that. So in every domain, the Indian army should be equipped. So for that, this exercise Dakshin Shakti was being conducted at this location. Okay, so now let us see the next topic, which is B11529. So this is a new coronavirus variant. You may have heard of it. It has emerged from South Africa. So earlier there was another variant, namely beta variant. So it also emerged from South Africa, and now this particular B112 529 variant has also emerged from South Africa. So this variant is having a higher number of mutations in its spike protein, and this makes it very difficult for the current vaccines to identify this virus. Okay, so all our mRNA vaccines, as well as even our adenovirus vector based vaccines like Covishield, are also based on targeting the spike protein. Okay, even your Sputnik also to some extent is targeting the spike protein only. So in case if there is high number of mutations in spike protein, the vaccines would not be able to identify this variant of the COVID-19. Then what would happen? This variant would evade these vaccines and it will target the human being. Okay, so currently the researchers do not know much about this variant. They do not know if it is more transmissible or more virulent. Virulence means lethal only. So they do not know much about it. So research will continue about it, and we will get the updates. Okay, so
where has it come from, or where did it come from? So some researchers are saying that it has come from from chronic infection of an immunocompromised person, who was probably an HIV or AIDS patient. So why this speculation is being made? Because the previous variant which emerged from South Africa, the beta variant, was also emerged from an HIV infected person. That's why they are believing that this variant may have also emerged from an HIV infected person, because you know that South Africa has the largest number of people affected with HIV. So the researchers are expecting, or they are rather anticipating that an AIDS patient or HIV patient may have created this particular strain of virus, and almost 100 cases have been detected in South Africa till now of this particular strain. So in Botswana, 4 cases have been recorded, and even in Hong Kong, a traveler from South Africa was carrying this variant, and this variant has been found there. So that's why, and because we do not know much about this, uh, we do not know much about the transmissibility of this particular variant. That's why WHO has called for a meeting, and they would either designate it as a variant of concern, or if it is actually a variant which has the destructive potential, then it will be designated as the variant of concern. Like the Delta variant, which emerged from India, was declared as the variant of concern, or rather variant of concern, of course. So after this meeting, this variant will be given a Greek letter name. So the name of Nu, new, will be given to this variant, and this variant will be called as new variant. Okay, so not the NEW new, but Nu. Okay. So, anyways, now let us see the next topic, which is Swadesh. So, DBT, the Department of Biotechnology and National Brain Research Center, have recently developed the project Swadesh. So, this is basically the first large-scale multi-model neuroimaging database of the Indian population. So, all the certified neuroimaging, neurochemical, neuropsychological data and analytics has been compiled, so that researchers can better manage the brain disorders in Indian population. So this architecture will be carrying 6 modules basically. The neurodegenerative module will have Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and Parkinson's disease. Neuropsychiatric data will have schizophrenia and bipolar disorder. Neurodevelopmental data will have autism and epilepsy, and even some mental disorders, or I'd rather say brain disorders, which are caused by COVID-19 related issues, will also be covered in this database, so that researchers can prepare responses against such brain disorders. Okay, so about this DBT, you already know that it is Department of Biotechnology, and it promotes and improves biotechnology development in India. About the NBRC, it is the only institute which is specifically dedicated to neuroscience research and education. Okay, so anyways, let us see the next topic, which is River Cities Alliance. So Union Minister for Jal Shakti has recently launched this River Cities Alliance. So this alliance is basically launched by both the Jal Shakti Ministry as well as the Housing and Urban Affairs Ministry, and it is basically a forum in which discussions of ideas and information will be exchanged, so that we can sustainably manage our urban rivers. Okay, so there will be 3 themes upon which the focus will be there: networking, capacity building, and technical support. Okay, so the National Institute for Urban Affairs will provide the secretariat support to this alliance, and several cities like these cities have been selected initially. Of course, new cities will be added to it after some period of time. So this secretariat will be provided by the National Institute for Urban Affairs, but NMCG will give the support to it. Okay, so what is NMCG? The National Mission for Clean Ganga is the implementation wing of the National Ganga Council. So this NMCG basically handles the situation, so that we handles the situation at Ganga River, so that effective control of pollution and rejuvenation of the river Ganga can be
taken care of. Okay, so it was established as a registered society in 2011. It has a two-tier management structure, that is the governing council as well as the executive committee. So now let us see the next topic, which is Harcourt Butler. So President of India has recently addressed the centenary celebrations of Harcourt Butler Technical University of Kanpur. So this is a basically a state technical university, and it has been named after the first governor of United Provinces. So you know that United Provinces was the Uttar Pradesh was previously called as United Provinces, and this Harcourt Butler, about Harcourt Butler, he was an Indian civil service officer, and he was the leading British official in Burma. But later on, he served as the Lieutenant Governor of United Provinces of Agra and Oudh from 1918 to 1921, and he became the first governor of United Provinces of Agra and Oudh from 1921 to 1922. So now let us see the next topic, which is Interpol. So Interpol has recently decided, or rather elected, the CBI Special Director Praveen Sinha as a delegate for Asia in its as executive committee. So before we go further to understand what is this executive committee, we have to see what is Interpol. So it is basically the largest international police organization established in 1923 for cross-border police cooperation. Okay, so its headquarters is in Lyon, France, and it facilitates international police cooperation even where diplomatic relations are not present. Like I was giving you an example earlier, that let's say a criminal fled from Pakistan and entered into Israel. Okay, because Pakistan and Israel do not have any diplomatic relations. So what would happen? How this Pakistan and Israel will cooperate with each other, or how this matter of policing will be addressed? So the use of Interpol would come into picture now. So Interpol officials would go on behalf of Pakistan and arrest the person who has taken shelter in Israel. Okay, because both of them are part of Interpol mechanism, so both have an obligation to comply with this Interpol's guidelines. Okay, so this is why that is why Interpol comes into picture, that is for police cooperation at international level. Okay, but there is a particular uh, uh, character that Interpol cannot indulge in activities which are political, military, religious, or racial character. Okay, so what happens is in this case is that let's say if a political prisoner has escaped the country and it has entered into another country. Okay, in that case, Interpol's help cannot be taken, because uh, Interpol is totally not going to involve itself in political, military, religious, and racial cases. Okay, so every country is supposed to host every member country of Interpol is supposed to host a national central bureau through which Interpol coordinates with each other member state. Okay, so about this executive committee of Interpol, it has 13 members from different countries. The president of the Interpol, of course, is a part of it. Two vice presidents are part of it, and 9 delegates are also elected to it. Okay, so out of these 9 delegates, this CBI Special Director Praveen Sinha has been elected to this delegation, and this executive committee is basically the executive arm of Interpol, and it executes the decisions of Interpol's General Assembly, and it takes care of the administrative decisions or administrative work of Interpol also. Okay, it meets thrice a year, and it sets organizational policy and direction. Okay, so now let us see the next topic, which is OPEC plus. So as you know that we have already discussed about the strategic petroleum reserves that India and US have already decided to open up. So what was happening is that President Biden decided that because the oil prices are not going to stabilize anytime soon, and he's facing a midterm election in 2022, so he wants to stabilize global oil prices, because he's being criticized for not being able to do that. So what he did was, he decided that US would utilize its strategic petroleum reserves, and he hoped that even India, China, South Korea, Britain, Japan would also follow the suit. Okay, so India also decided that yes, we would cooperate with you in this regard, and we will open up 5 million of our 5 million barrels of our strategic petroleum reserves, so that supply can be increased in the global oil market and it will stabilize the oil prices.
But in this case, China has come out as a non-committal member. Okay, so China is remaining non-committal, and it is not showing any intentions that it will be releasing any oil from its reserves. So apart from China, there is also another factor that OPEC countries, OPEC plus countries, they are also threatening that the deal that they have made, rather an assurance that they gave to India, China, US, that they would be increasing oil supply per month by 4 lakh barrels a day. Since I think this deal was, or this assurance was given in August or September this year, they are threatening that open up your if you flood the global oil market with your strategic petroleum reserves, we are going to cut down our promise of increased supply by 4 lakh barrels per day, because you are using your supply increased supplies to stabilize the prices. Then we will not be increasing our supply so that the prices would remain stable. Okay, uh, prices remain stable in favor of OPEC plus. Okay, because OPEC plus wants the prices to remain high, and we as consumers, we want the prices to remain low. So OPEC plus wants that if, let's say, India, China, and Japan, and all these countries decide to open up their global oil reserves, and their oil reserves, then what would happen? Oil supply would increase in the market, and the demand is already increased. So it will be basically fulfilling the demands of the consumers. Okay, so in that case, the price of oil would come down and it would stabilize. But that is, of course, not what the OPEC plus wants at this moment, when they are recovering from the economic slowdown. They want high oil prices so that they can make a quick recovery of their economy. That's why they have deliberately cut down the supply of oil so that they can artificially keep the prices higher. Okay, so they are threatening that if these countries open up their strategic reserves, they would not uh, they would pause the agreement that they signed or that they made of increasing 4 lakh barrels oil per day every month since September 2021 to September 2022. So generally it was expected that by the next year, September or November period, the oil prices would start stabilizing or coming down. But the President Biden is not willing to go wait until that time, because he's facing elections next year, and his voters are criticizing him for failing to curb the oil prices, which his predecessor President Trump was able to successfully keep handle it. Okay, so that's why there is a political situation here. So just for you, even for you as a layman to understand, just see this, that when OPEC countries, they they kept the oil prices low. Okay, so that our economies like US, China, and India, they can recover, or rather they can grow. So now it is our turn to reciprocate them. Okay, so because OPEC countries are, or OPEC plus countries are saying that we are dependent on oil, so we have to keep these oil prices high so that we can also recover from the COVID induced slowdown. So they are asking us to cooperate for a little time. After that, they will be, of course, stabilizing the prices, but we are not willing to do that. Like you've seen this, that Joe Biden is not willing to wait for that long. So this is basically an issue of lack of coordination between consumer countries, that is US, China, and India, and OPEC plus countries. Okay, so what is this OPEC basically? So OPEC is basically a cartel which has been formed by petroleum exporting countries, and it is a permanent body of intergovernmental organizations, which was established at Baghdad Conference in 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Okay, so these are basically the oil producing countries, and its headquarter is located in Vienna, that is in Austria.
So about 44% of global oil production and 1.5% of world's proven oil reserves lie in these OPEC countries only. So these OPEC countries sit together, they coordinate and unify their petroleum policies so that they can act as a cartel in the global oil markets. So what is OPEC plus? So as you can see from the name itself, OPEC plus means OPEC plus some other countries. Okay, so these are the other countries which are the significant suppliers of oil in global oil markets, like these Azerbaijan, Bahrain, Brunei, and even Russia is also part of it. Okay, so these countries also coordinate with OPEC so as to unify their petroleum policies, so as to keep the oil prices stabilized. Okay, either in their favor or in the favor of consumer countries. Okay, mostly of course in their own favor. Okay, so this OPEC plus is basically OPEC plus some other countries. Okay, so these were our topics for today. We'll see. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.